अस्सलाम वालेकुम। आप लोग को आवाज आ रही है? आप लोगों को आवाज आ रही है? जी सर। जी जी ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है, हमारा जो चैप्टर है उसका डिस्कशन का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग और आज के ज़माने के हिसाब से बड़ा इस तरीके का टॉपिक है कि आप लोगों को उसकी जानकारी होना ज़रूरी है। पायदार तरक्की। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि तरक्की कई प्रकार की हो रही है, मतलब कई तरीके की तरक्की है और कुछ ऐसी तरक्की है जिसकी वजह से हमारे जो वातावरण या पर्यावरण है या हमारा जो आसपास की चीज़ें हैं, ज़मीन है, पानी है, हवा है, ये चीज़ें उसको नुकसान पहुंचा रही हैं। तो उसको उस वो जो हमारी आसपास की चीज़ें हैं, क्योंकि पानी जो है वो एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ पानी जो है वो हम लोग को मिला हुआ है। नदियां हैं, नदियों का साफ पानी, मीठा पानी जो है वो कम है तादाद में। वैसे तो पानी बहुत है, जब अगर आप अपने ज्योग्राफी की क्लास ली होगी तो आपको अंदाजा होगा कि पानी तो बहुत है, समंदर बहुत है, लेकिन मीठा पानी या पीने वाला पानी जो है वो कम है। इसी तरीके से हमारे यहाँ गैसेस, जैसे आपकी साइंस की क्लास पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि साइंस की क्लास में गैसेस के बारे में बताया गया है कि हमें जो है सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। तो वो भी चीज जो है कि वो भी एक लिमिटेड अमाउंट का ही मामला है उसमें भी, क्योंकि नाइट्रोजन ज्यादा है, ऑक्सीजन कम है। तो उस चीज में गर्द और आलूद मिल रही है, जिसको हम पोल्यूशन कहते हैं, इंग्लिश में पोल्यूशन कहते हैं। तो उसको रोकने के लिए भी कुछ कानून है, क्योंकि आपको मालूम होगा जब हमने पहली क्लास पढ़ी थी तो पहली क्लास में मैंने आपको बताया था कि पैदा होने से लेके मरने तक आपको लॉ का इस्तेमाल मिलेगा। मतलब जो कानूनी निजाम है वो कानूनी निजाम आपके पैदा होने से लेके, पालने से लेके आपके मरने तक, मतलब किसी शख्स के मरने तक उसकी जो है वो उसका कानून का इस्तेमाल होता है। कोई शख्स पैदा हुआ तो उसको दर्ज किया जाएगा, बर्थ सर्टिफिकेट बनेगा उसका, और किसी शख्स का इंतकाल होगा तो वो भी दर्ज होगा, डेथ सर्टिफिकेट बनेगा। क्योंकि फिर अगर कोई जमीन है या उसके बंटवारे हैं, मिरास का मामला है, तो आप मिरास के मामले में उसको जो है वो दर्ज करना जरूरी है। तो आज का जो टॉपिक है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, और इसलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि आपको ये मालूम होना चाहिए कि हमें जमीन की जरूरत पड़ेगी, पानी की जरूरत पड़ेगी अपनी माशी तरक्की के लिए, ठीक है। और इस तरक्की के लिए हमें किस तरीके का निजाम बनाना है कि जो हमारी आने वाली नस्लें हैं उनको भी हवा पानी साफ मिले। और हवा पानी साफ मिलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पायदार तरक्की करनी पड़ेगी, जिससे जो हमारी आज की नस्लें हैं उनको भी उसकी जरूरत का इस्तेमाल कर ले और जो आने वाली नस्लें हैं वो भी इस्तेमाल कर लें। आप क्लास में ना डिस्टर्बेंस कर रहे हैं, क्लास में डिस्टर्बेंस मत करें, ताकि जो है एक दूसरे को परेशान मत करें, ठीक है, क्योंकि क्लास डिस्टर्बेंस होती है तो फिर टीचर को पढ़ाने में दिक्कत होती है। ठीक, खाली आज यही मदरसा है क्या सर? अच्छा ठीक है। आप लोग डिस्टर्बेंस क्रॉस करेंगे ना तो थोड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि आप स्क्रीन पे दिख रहे हैं आप लोग, और आप लोग जो है मदरसे का नाम है जामिया फातिमुत ज़हरा। आप लोग जो है डिस्टर्बेंस का कॉज मत करिए, एक दूसरे को जो है डिस्टर्ब मत करिए पढ़ने से, ठीक है। थोड़ा अलग अलग होकर बैठिए, क्योंकि अगर आप एक दूसरे को डिस्टर्ब करेंगे तो दिक्कत होगी। बाकी आप लोग जो है पेन कॉपी लेके बैठिए, जामिया नूरुल उलूम। हाँ ठीक है, वेरी गुड। आप पीछे वाले जो है आपकी कॉपी और पेन नहीं है, ठीक है। तो हम लोग ये बात कर रहे थे कि हमारे आसपास का जो समाज है उसकी तरक्की के लिए और उसके फायदे के लिए हमें हवा पानी की जरूरत पड़ेगी, जमीन की जरूरत पड़ेगी, मट्टी की जरूरत पड़ेगी। तो वो जरूरत जो है उसको हम कैसे जो है उसका कैसा उपाय निकालें कि जो है हर नस्ल के लिए, आने वाली नस्लों के लिए भी हमें जो है हवा पानी साफ मिले। जैसे मैंने आपको बताया कि आपने ज्योग्राफी की क्लास में ये देखा होगा कि कैसे जो है पानी तो बहुत है लेकिन साफ पानी हमारे यहाँ मौजूद नहीं है। हमारे पास हवा है लेकिन क्या साफ हवा मौजूद है? और डेटा कहता है कि जो 100 करोड़ आबादी है उसके पास 100 करोड़ की आबादी, 750 करोड़ दुनिया की आबादी है, उसमें 100 करोड़ की जो आबादी है उनके पास साफ पानी नहीं है पीने को, ठीक है। उसके अलावा 200 करोड़ लोगों के पास जो है प्रॉपर सैनिटेशन की सुविधाएं नहीं है कि कैसे वो जो है अपना वॉशरूम का प्रयोग करें, किस तरीके से करें, वो 200 करोड़ लोगों के पास नहीं है। और लगभग 150 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास जो है साफ हवा नहीं है शहरों में।
तो ये डेटा लिख लीजिए, एग्जाम में काम में आएगा। ये डेटा लिख लीजिए कि 100 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास जो है साफ पानी नहीं है पीने को। तो इंग्लिश में इसको बोलेंगे 1 बिलियन पीपल इन द वर्ल्ड हैव नो क्लीन वाटर। 1 बिलियन पीपल हैव नो क्लीन वाटर। ठीक है, अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं इसको ऐसे इस तरीके से लिखूंगा, वन बिलियन पीपल हैव नो क्लीन वाटर टू ड्रिंक, मतलब उनके पास 100 करोड़ लोगों के पास जो है साफ पीने का पानी नहीं है। ठीक है, दूसरा, ये तो एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ये है, सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट ये है कि जो 2 बिलियन पीपल हैं, 2 बिलियन पीपल have no proper sanitation facility। उनके पास गुसल खाने की व्यवस्था नहीं है। तीसरा, 1.5 बिलियन पीपल, 150 करोड़ लोगों के पास 150 करोड़ लोगों के पास साफ हवा नहीं है। साफ हवा नहीं है सांस लेने के लिए। तो ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा कि जब आपसे इस चैप्टर के रिगार्डिंग कोई सवाल पूछा जाए तो आप ये बताएंगे कि लगभग 100 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास साफ पानी नहीं है, लगभग 200 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास गुसल खाने की व्यवस्था नहीं है। ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक, 200 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास गुसल खाने की व्यवस्था नहीं है, और लगभग 1.5 करोड़ लोग ऐसे हैं, 150 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास साफ हवा नहीं है जिससे वो सांस ले सके। ठीक है, तो ये चैप्टर पढ़ना इसलिए जरूरी है कि जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जिसमें वो कहते हैं, जिसका मफहूम है कि अगर आप किसी दरिया के पास भी बैठे हैं तो पानी खराब मत कीजिए, पानी को वेस्ट मत कीजिए। ठीक है, अगर दरिया के पास भी बैठे हैं तो ये जरूरी है कि आपको पानी की व्यवस्था, साफ पानी की व्यवस्था, पानी पीने की पानी की व्यवस्था, और जो है आपका सांस लेने की व्यवस्था और सैनिटेशन की व्यवस्था ठीक रखनी चाहिए, जो उसका जिससे लोगों को फायदा हो, आम आवाम को फायदा हो। असल में क्या होता है कि किसी ने पानी लिया, टंकी खुली और खुली छोड़ दी, खुली छोड़ दी, और कोई उसका जो है देखने वाला नहीं है, पुरसाने हाल नहीं है, मोटर चलाई तो बटन खोला और पानी वो खींच लिया सारा ग्राउंड वाटर। और अक्सर आज इस बार तो थोड़ी सी बारिश ज्यादा हुई है, अक्सर हम देख रहे हैं बारिश जो है कम हो रही है, और जो हमारा ग्राउंड वाटर है, जो जमीन से पानी आ रहा है, क्या आप सीधे नदी का पानी पी सकते हैं? जो नदियां आपके आसपास हैं, क्या आप उससे सीधा पानी पी सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि नदी जो है वो उसमें गर्द आलूद मिल गया है, पोल्यूशन हो गया है, रिवर पोल्यूटेड है। तो ऐसी सिचुएशन में आप लोगों को क्या करना चाहिए? हमें कुछ इस तरीके का उपाय निकालना चाहिए जिससे हमारे आसपास के उसका जो निजाम है, तरक्की तो हमें चाहिए, लेकिन जो तरक्की हो वो कैसी हो, इस चैप्टर में हम समझेंगे कि पायदार तरक्की कैसी होगी जिससे हमारी जो रिसोर्सेज है, लिमिटेड रिसोर्सेज, वो हमें तो मिले ही मिले और दूसरी आवाम को, आने वाली नस्लों को भी वो पहुंचे। क्या साफ पानी, पहले जमाने में जब पानी होता था, आपके नाना और दादा के जमाने में हम लोग कुएं से पानी पीते थे, मतलब उन लोगों ने कुएं से पानी पिया। ठीक, अब आप लोगों ने फ्रिज में रख के बॉटल को पैक करके पिया। अब ये पानी किस तरीके से मिलेगा? हो सकता है किसी दौर में ये सुनार की दुकान पे मिलने लगे पानी। असल जो पानी का मसला होगा, वो पानी का मसला ऐसा है कि आपको पानी से ही काम करना पड़ेगा। ठीक, अच्छा, कोई सवाल पूछ रहा है आप लोग? जामिया फातिमा तो ज़हरा, आप जी क्या सवाल है आप लोगों का?
हाँ पूछिए क्या कह रही हैं आप, आपने हैंड रेस किया है। गूंज हो रही है, गूंज उनको अब साफ आ रही है। अच्छा, और साफ नहीं आ रही है अभी, ठीक है क्या? आप लोग को आ रही है जामिया नूरुल लुल्लू? आप लोग को साफ आ रही है? सही नहीं आ रही है। एक एक मिनट, तो अभी देखते हैं क्या है। हेलो, एलवी को है क्या? आवाज आ रही है आप लोगों को? हेलो, अब सही आ रही है आवाज? ठीक है, ठीक है। सब्र करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, कि आप लोगों ने सब्र से जो है इंतजार किया। असल में आजकल इंतजार लोगों से नहीं हो पा रहा है ना। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने सब्र किया और मेरे इंतजार में आप रहे कि माइक में आवाज सही आ जाए। बट थोड़ा डिफिकल्ट तो होता ही है ऑनलाइन क्लास लेना, आपके लिए भी मैं समझता हूँ, आप लोग के लिए भी डिफिकल्ट है कि कोई टीचर है वो इतने दूर बैठा हुआ और क्लास ले रहा है, और आप लोग भी अपना सबर का मादा रह के बैठते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर सामने आमने सामने का इंटरेक्शन होता तो उसमें और अच्छा लगता। अभी आवाज आ रही है जामिया फातिमा तो ज़ारा, बताइए आप लोग को आवाज आ रही है अब? ठीक है, खैर। तो ये जब आमने सामने का इंटरेक्शन होता है ना, तो उसमें क्लास लेने में थोड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, अभी हम लोग आपको स्क्रीन पे देख रहे हैं, और कभी देखते हैं कब इंशाल्लाह मुलाकात होती है हम लोगों की आपस में, एक दूसरे से मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे। लेकिन बहरहाल मिले या नहीं मिले, लेकिन क्लास में अगर आप एग्ज़ाम लिखें तो एग्ज़ाम में नंबर पास करके आए, तो याद रखिएगा कि एक हमारे उस्ताद थे, साहिल नाम था उनका, और उन्होंने हमें पढ़ाया था। ठीक है, खैर। तो हम लोग ये बात कर रहे थे, आज का जो पूरा टॉपिक है कि किस तरीके से हमारे आसपास नदियां, पानी, ये लिमिटेड अमाउंट में है, ये जो है इसकी जो मिकदार है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, जो पीने के पानी की, साफ पानी की। और आपने को मैंने नंबर बताया कि 100 करोड़ की आबादी ऐसी है जिसके पास साफ पीने का पानी नहीं है। जैसे हमारा अफ्रीका के जो कुछ मुल्क हैं उसमें साफ पानी नहीं है। भारत में भी कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पानी की व्यवस्था जो है, ट्रक से पानी जाता है। दिल्ली में आपने सुना होगा, दिल्ली में घरों में पानी जो है खरीदते हैं लोग, 20 रुपए की केन आती है। कोई बिस्लरी का पानी पीता है तो उसके लिए 80 रुपए का पानी खरीद के पीने को मिलता है। और लगभग ऐसी कई सारे ऐसे शहर हैं भारत में भी जहां पानी पीने का ख़त्म हो चुका है। आपने सुना होगा, अगर आपको न्यूज़ पढ़ते हो, अखबार पढ़ते हो, तो शिमला की भी खबर थी कि शिमला में पानी ख़त्म हो चुका है पीने का। चेन्नई में खबर थी। जितने बड़े शहर हैं वहाँ पानी की जो है कमी होती चली जा रही है। इसी तरीके से हवा का मामला है।
अभी देखिए हवा जो है, पराली जलेगी हरियाणा में, तो हमारे यहाँ दिल्ली में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में थोड़ा सा हवा जो है उसमें गर्द आलूद आ जाएगा, उसमें पॉल्यूशन आ जाएगा। तो आपको मालूम है कि हमारे यहाँ ये गर्द आलूद के लिए कानून है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया पैदा होने से लेके और किसी शख्स के इंतकाल तक कानून अपनी काम करता रहता है, और कानून का काम यह है कि उसको दर्ज करना, किसी के पैदा होने को दर्ज करना और किसी के मौत को दर्ज करना, ये ज़रूरी है। इसी तरीके से कोई गर्द आलूद अगर कर रहा है या कोई फैक्ट्री लगी हुई है और उससे कोई चिमनी निकल रही है और चिमनी से जो है हवा में गर्द और आलूद पैदा हो रहा है, तो उसके लिए भी कोई इंतज़ाम है। और वो इंतज़ाम को समझने के लिए आज हम पढ़ेंगे कि कैसे इन्वायरमेंटल लॉ, जो पर्यावरण का कानून है, वो किस तरीके से काम करता है। ठीक है, अब इन्वायरमेंटल लॉ क्या है, और उसके बाद हम पढ़ेंगे जो हमारा चैप्टर है, जो पायदार तरक्की जो है वो कैसी तरक्की होनी चाहिए, क्योंकि हमें तरक्की के लिए पानी भी चाहिए, साफ हवा भी चाहिए, और हम लोगों को जो है समान रिसोर्सेज भी चाहिए, जो हमारे आसपास की चीज़ें, मट्टी चाहिए, भाई आप घर बनाएंगे तो आपको रेता भी चाहिए, तो तरक्की होगी। फैक्ट्री लगाएंगे तो आपको उसके लिए सीमेंट, रेता, पत्थर वत्थर सब कुछ चाहिए रहेगा। तो वो पायदार तरक्की कैसे होगी उसको हम बोलते हैं अंग्रेजी में सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो कि हमारा टॉपिक है और चैप्टर है। ठीक है, इन्वायरमेंटल लॉ के बारे में ये स्क्रीन पर आपके लिखा हुआ है कि इन्वायरमेंट होगा क्या, पर्यावरण, जिसको हिंदी में पर्यावरण कहते हैं और इंग्लिश में इसको इन्वायरमेंट कहते हैं। उर्दू में इसके लिए जो शब्द है वो शब्द मुझे लगता है वो उसको फुलफिल नहीं करता है। आप इसको इन्वायरमेंट ही समझिए, इन्वायरमेंट वर्ड को इन्वायरमेंट से ही इस्तेमाल कीजिए, याद कीजिए। और इन्वायरमेंटल लॉ जो है वो, या इन्वायरमेंट का जो कानून है उसका क्या निज़ाम है, वो किस तरीके से चीज़ों को समझने की कोशिश करता है और क्या क्या चीज़ें देखता है। जैसे हमारे यहाँ हवा, पानी को और उसके रिलेशनशिप को इंसानों से, जो इंसानों को, इंसान इन्वायरमेंट से क्या क्या चीज़ लेता है, जैसे हवा लेंगे हम, पानी लेंगे, मिट्टी लेंगे, उसका जो रिलेशनशिप है वो कानून जो है उसको मद्देनजर रखता है कि कैसे हम जो है पानी को, साफ पानी को लेंगे। जैसे किसी शख्स के पास ज़मीन नहीं है, किसी शख्स के पास उसके नाम पे ज़मीन नहीं है, तो क्या उसके वो टंकी लगा सकता है या वो किसी की टंकी से पानी पी सकता है? क्योंकि एक चीज़ सोचने वाली बात है, भारत में पानी की जो राइट है, पानी का जो हुकूक है, वो उसी के पास है जिसके पास ज़मीन है। ये सोचिए कि अगर किसी शख्स के पास जमीन नहीं होगी तो क्या वो पानी पिएगा, पानी पी सकता है या पानी निकाल सकता है? नहीं, क्योंकि पानी का जो हक है, पानी निकालने का जो हक है, वो किसी की जमीन के होने पे है। अगर किसी शख्स के पास जमीन की हकदार होगा, वो जमीन का मालिक होगा, जमीन का मालिकाना हक होगा, तभी वो टंकी से, जमीन से पानी खींच सकता है। ये ध्यान रखिएगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और इसी को लेके डॉक्टर अंबेडकर ने लड़ाई लड़ी थी, क्योंकि तालाब जो थे वो एक समुदाय विशेष के थे, एक समुदाय जो है उससे पानी पीता था, और जो डॉक्टर अंबेडकर जिस समुदाय से आते थे उसको पानी पीने को नहीं दिया जाता था। तो पानी की सबसे पहली लड़ाई जो है वो भारत में डॉक्टर अंबेडकर ने लड़ ली और कहा कि जो तालाब है वो सबके लिए खुलने चाहिए। ठीक, तो ये चीज समझ लीजिए कि पानी जो है वो भारत में जमीन से जुड़ा हुआ हुकूक है, जिसके पास जमीन होगी उसी के पास पानी का हुकूक होगा। इसीलिए भारत सरकार ने एक स्कीम निकाली, हर घर जल और हर घर नल योजना। यानी भारत में जिसके पास घर होगा उसके पास नल हो और उसके पास साफ पानी का एक पूरा इंतजाम करो। ये स्कीम के बारे में आप लिख लीजिए, और अगर आपको मौका मिले तो इसके बारे में पढ़िएगा भी कि क्या हर घर जल और हर घर नल स्कीम का आपको फायदा मिला है या नहीं मिला है। ठीक है, क्यों मिला है ऐसा? क्योंकि आपने नंबर देखा कि 100 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास पीने का पानी साफ नहीं मौजूद है। इसी वजह से अगर कोई व्यक्ति साफ पानी, कोई फर्द जो है साफ पानी नहीं पिएगा तो उसको बीमारी होगी, डायरिया होगा, पेट खराब रहेगा। ठीक है, और जब उसका पेट सही नहीं रहेगा तो क्या वो तरक्की कर सकता है, या उसको डायरिया रहेगा, या उसको जो है कोई ऐसी बीमारी हो जाएगी पानी पीने से, खराब पानी पीने से, तो क्या वो नॉलेज गेन कर सकता है, इल्म हासिल कर सकता है? नहीं। ठीक है, तो अगर कोई शख्स साफ हवा नहीं ले पाएगा तो क्या वो, उसको बीमारी नहीं होगी, अस्थमा हो जाएगा, उसको सांस लेने में दिक्कत होगी। तो ये सारी चीजें जरूरी हैं।
और आप जैसे जो लॉ के स्टूडेंट्स हैं उनकी जिम्मेदारी है कि हवा पानी को जो है, हवा पानी ज़मीन और जो मट्टी है उसको गर्द आलूद ना होने दें, उसमें मिलावट ना होने दें। ठीक है, आप अगर अपने आसपास कहीं होता हुआ देखें तो जो आसपास के ऑफिसर्स हैं उनको ये बात बताएं कि फला जगह चिमनी जल रही है और उसका धुआं उठता है काला काला, और जिसकी वजह से हमें सांस लेने में दिक्कत होती है। या आप बताएंगे एक कंपनी है जिसने जो है हमारे ज़मीन का सारा पानी चूस लिया है और हमारे घरों में जो खराब पानी आ रहा है नलों में से, अक्सर हमने देखा है वेस्टर्न यूपी के, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ ज़िले ऐसे हैं जहां साफ पानी जो है नहीं है, क्योंकि इंडस्ट्री यहाँ बहुत लग गई हैं और इंडस्ट्रीज ने क्या किया है, वो गंदा पानी जो है वो छोड़ रखा है ज़मीन में। तो ज़मीन में जो है जा जाके वो गंदा पानी मर गया। अब वो जब मोटर चल रही है तो वो गंदा पानी खींच के हमें दे रही है। ठीक, तो ये चीज़ें समझने की हैं कि पहली चीज़ तो ये है कि पानी का जो हुकूक है, पानी किसके पास होगा भारत में। वैसे तो सबको पानी, साफ पानी मिलना चाहिए, क्योंकि आर्टिकल 21 कहता है कि आर्टिकल 21 कहता है कि हर व्यक्ति के पास राइट टू लाइफ है, और राइट टू लाइफ से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि साफ पानी और साफ हवा उसके लिए एक अनिवार्य मौलिक हुकूक है। ठीक है, उसका एक बुनियादी हुकूक है कि उसको साफ पानी और साफ हवा मिलनी चाहिए आर्टिकल 21 के तहत। अब किसी शख्स को नहीं मिल रहा है तो वो सीधे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जा सकता है कि जनाब हमारे यहाँ की हवा साफ नहीं है या हमारे यहाँ की पानी साफ नहीं है। क्यों? क्योंकि सुप्रीम फंड मौलिक हुकूक है, बुनियादी हुकूक है, और आपको मालूम है बुनियादी हुकूक के लिए आर्टिकल 32 और 226 में आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हैं। 32 में सुप्रीम कोर्ट और 226 में हाई कोर्ट जा सकते हैं। अगर आपके आसपास साफ पानी नहीं है तो आप ये कहोगे कि आप पहले तो लेटर लिखोगे जो जल बोर्ड है आपके यहाँ का कि जनाब हमारे यहाँ जल बोर्ड से आप रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे यहाँ पानी साफ नहीं है, दिक्कत हो रही है, पानी की वजह से हम लोग को बहुत दूर दूर चलने जाना पड़ता है। ठीक, क्योंकि जो लोग पहाड़ी इलाके में रहते हैं उनको तो आदत होती है ज़्यादा चलने की, लेकिन जो प्लेन रीजन में रहते हैं, उत्तर प्रदेश बिहार के जो लोग हैं, उनको ज़्यादा चलने में जो है मशक्क़त करनी पड़ेगी ज़्यादा। जो पहाड़ी इलाके के लोग हैं वो 7-7, 8-8 किलोमीटर जो है चलते हैं पानी लेने के लिए। राजस्थान में लोग किलोमीटर चलते हैं वो अपने घड़े भरने के लिए। तो जिसके पास जो चीज़ होती है इफरात से, वो उसकी कदर नहीं करता है। इसीलिए आज अगर हमारे पास पानी है तो ये मत समझिए कि कभी वो ख़त्म नहीं होगा। तो जो पानी आपके पास है उसकी कदर करिए। यही हमारा आज का चैप्टर है, पायदार तरक्की। ठीक है, पायदार तरक्की। दूसरा, ये आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है कि ये जो इन्वायरमेंटल कानून है, इन्वायरमेंट का जो कानून है उसमें कौन कौन से जो प्रिंसिपल्स हैं वो इन्वॉल्व हैं। अगर किसी शख्स ने गर्द आलूद मिलावट करी, ठीक है, गर्द आलूद मिलाया हवा में पानी में, तो प्रिंसिपल कहता है पल्यूटर पे प्रिंसिपल। जिसने गर्द आलूद मिलाया है वो उसको सही करेगा। जैसे हमारे यहाँ सिंगल यूज प्लास्टिक जो है वो बैन है, मतलब अगर कोई प्लास्टिक सिर्फ एक दफ़ा काम में आती है, किसी शख्स ने, अगर आपके यहाँ कोई मदरसे में गुटखा खाने वाला है या पान मसाला खाने वाला है, तंबाकू खाने वाला है, तो उसका जो रैपर होता है वो सिंगल यूज होता है, उसका दोबारा कोई प्रयोग नहीं हो सकता। बाकी प्लास्टिक जो है, जैसे आपकी प्लास्टिक की कुर्सी मुझे आपकी स्क्रीन पर वो दिख रही है जिस पे आपके उस्ताद बैठे, तो वो प्लास्टिक की जो कुर्सी है वो दोबारा यूज हो सकती है, वो प्लास्टिक दोबारा यूज हो सकती है। लेकिन जो प्लास्टिक की पन्नी हमारे शैम्पू में आती है या जो गुटखा पान मसाला में आती है, वो प्लास्टिक की पन्नी दोबारा यूज नहीं हो सकती। और ये प्लास्टिक ऐसी चीज है जो 200-300 साल तक खत्म नहीं होगी। जैसे कागज है, ये कागज है, ये कागज आप मट्टी में डाल देंगे तो ये गल जाएगा, लेकिन प्लास्टिक नहीं गलेगी। और प्लास्टिक नहीं गलेगी तो जो जानवर खाएगा, जैसे मछली ने प्लास्टिक खा ली तो प्लास्टिक मछली के पेट में चली गई और मछली को आपने खा लिया तो वो आपके जिस्म में चला गया। ठीक, अब जिम्मेदारी क्या है? इन्वायरमेंटल लॉ कहता है कि जिस शख्स ने प्लास्टिक को पैदा किया, यानी प्लास्टिक का उत्पादन किया, जिसने उसको मैन्युफैक्चर किया, पल्यूटर पे प्रिंसिपल कहता है कि उसकी जिम्मेदारी है कि वो उसको मार्केट से वापस ले, इन्वायरमेंट से वापस ले। और अगर उसने प्लास्टिक पैदा करी है तो वो समाज में पेड़ लगाए, हवा पानी साफ प्रदूषित होने से रोके।
ठीक, ये पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल है कि अगर आपने गर्द आलूद पैदा किया है तो उसको कम करने की जिम्मेदारी भी आपकी है, और जितना किया है उसके लिए आपको हर्जाना देना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए आपको हर्जाना देना पड़ेगा। दूसरा प्रिंसिपल कहता है प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल। प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल ये है, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल क्या कहता है, वो कहता है कि आप जो है कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिसकी वजह से कोई ऐसी सिचुएशन अराइज हो जिसमें पानी में गर्द और आलूद मिल जाए, पॉल्यूशन हो जाए। ठीक है, कोई ऐसी सिचुएशन आप ऐसी नहीं पैदा करेंगे। जैसे आपने इंडस्ट्री लगा ली, इंडस्ट्री लगा ली पानी बनाने की, बॉटल बनाने की, उसकी पानी का बॉटल बेचने की। अब आपने गांव के सारा पानी खींच लिया, ठीक, सारा पानी खींच लिया। अब जब सारा पानी आप खींच लेंगे तो गांव के लोगों को भी पानी की जरूरत पड़ेगी, वो क्या करेंगे, वो भी तो पानी, उनको भी तो पानी चाहिए। तो आप उनके लिए वाटर टैंक्स लगाएंगे, साफ पानी के टैंक लगाएंगे ताकि वो लोग भी पानी पी सके। क्योंकि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हर इंडस्ट्री की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो समाज को जो चीज उसने ली है वो वापस करे। उसको बोलते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, CSR उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, CSR। CSR कॉर्पोरेट, कॉर्पोरेट का मतलब कंपनी, कॉर्पोरेट सोशल उसकी सामाजिक जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये एक ही शब्द है, ठीक है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। CSR एक ही वर्ड है। हर कंपनी की, जैसे कोई कोका कोला की कंपनी है और उसको पानी चाहिए कोका कोला बनाने के लिए, तो वो जितना पानी लेगा वो उसके एवज में लोगों को, जिन गांवों को से पानी लिया गया है या तालाब सूख गए हैं, तो वो वहां पे वो पानी पहुंचाने का काम करेगा। ये उसकी जिम्मेदारी है। ठीक है, इसको बोलते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। यही हमारा प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल है कि पहले से हम प्रिकॉशन लेंगे। जैसे किसी व्यक्ति को, हमने किसी फर्द को कोयला निकालने के लिए वो पट्टा दे दिया, ठीक, कि भाई आप कोयला निकाल लीजिए छत्तीसगढ़ झारखंड में। अब वो कोयला निकालेगा तो जहां जिस जमीन में कोयला होगा, जिस जमीन में कोयला होगा वहां तो कोई रहता होगा, तो वो क्या करेंगे, उसको रिहैबिलिटेट करेंगे, कहीं दूसरी जगह भेजेंगे और ऐसा व्यवस्था करेंगे ताकि लोगों को जो है कोई परेशानी ना हो, ताकि लोगों को कोई परेशानी ना हो। उसके लिए क्या करेंगे, उनको घर बना के देंगे, एक ऐसा टाउन एरिया, टाउनशिप बना के देंगे जिससे लोगों को फायदा हो, स्कूल बना के देंगे, अस्पताल बना के देंगे। ठीक है, उनके लोगों को जिनकी जमीनें गई हैं उनके लिए वो क्या करेंगे, उनको नौकरियां देंगे। ठीक, ये काम करेंगे। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? फिर क्या है, फिर है पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन। जैसे पानी की जो जिम्मेदारी है वो सरकार की है, अब सरकार की जिम्मेदारी है तो सरकार, अगर कोई शख्स पानी, जैसे आपने सुना होगा कोई, अगर हमारा मदरसा भोपाल में है तो आपने सुना होगा 84 में भोपाल गैस कांड हुआ और भोपाल में एक फैक्ट्री थी यूनियन कार्बाइड की, वहां कुछ सामान बनता था। उस फैक्ट्री में से मेरे ख्याल से दिसंबर का महीना था, वहां पे मिथाइल आइसोसाइनेट MCN एक केमिकल गैस लीक हुई भोपाल में, और भोपाल उस इलाके के कुछ लोगों को उससे सांस लेने में दिक्कत हुई। कई हजार लोग उसमें जो है परेशान, नुकसान हुआ उन लोगों का, कई 100 लोगों की मौतें हो गई। और उसका असर ये हुआ कि जो नस्लें पैदा हुई उनको भी उसके कुछ चीजें देखने को मिली उनके जिस्म में। तो इस वजह से पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन, सरकार की जिम्मेदारी थी कि कोई ऐसी फैक्ट्री जो है शहर में ना लगाई जाए जिसके लीकेज से शहरवासियों को नुकसान हो, और सरकार की जिम्मेदारी है। क्योंकि ये तीसरा प्रिंसिपल है पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन, यानी पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन का मतलब यह है कि सरकार के ऊपर पब्लिक ज्यादा ट्रस्ट करती है, तो कोई जो ऐसा काम है, पानी देने का काम है, वो किसी प्राइवेट हाथों में ना दे दे। क्योंकि जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनका क्या होता है, वो तो सबसे ज्यादा अपना पैसा बनाना चाहती हैं। कोई भी कंपनी कोई भी फैक्ट्री लगाएगा, आप लोग फैक्ट्री लगाएंगे तो आप अपना मुनाफा चाहेंगे, अवाम का भी फायदा चाहेंगे, लेकिन अवाम का अगर नुकसान, अपना नुकसान देखेंगे पहले या अवाम का नुकसान देखेंगे? तो कोई भी जो इंडस्ट्रियलिस्ट होता है तो वो पहले अपना फायदा देखता है, जाती मफाद देखेगा। ठीक है, तो उससे वो क्या होगा,
उससे आवाम को नुकसान होगा। ये पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन का मतलब है। ठीक, तो इन्वायरमेंटल लॉ के जो 3 प्रिंसिपल हैं, जो इन्वायरमेंट का कानून है उसके 3 प्रिंसिपल हैं। पहला प्रिंसिपल कहता है कि हमें जो है जिसने गर्द आलूद पैदा किया, पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल, वो उसके एवज में हर्जाना देगा। ठीक है। दूसरा है प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल कि कोई भी काम ऐसा जो होगा जिससे एनवायरनमेंट में गर्द आलूद आएगा तो वो ऐसी कंडीशन रखेगा पहले से ताकि जो है गर्द आलूद ना हो पैदा। तीसरा, कोई भी जो एनवायरनमेंट की चीजें हैं, मट्टी है, पानी है, हवा है, वो सारी चीज जो है पब्लिक सरकार अपने हाथ में रखेगी और अगर कोई उसमें मिलावट करने की कोशिश करेगा तो उसको वो प्रोटेक्ट करेगी। ठीक है, ये सरकार की जिम्मेदारी है। अब जैसे मैं आपको बता रहा हूं ये इन्वायरमेंट है क्या, तो इन्वायरमेंट के अंदर काफी चीजें होंगी, जैसे पेड़ पौधे, इंसान, जानवर, हवा, पानी, मिट्टी, ये सारी चीज इन्वायरमेंट में आएगी। आपसे पूछे कि इन्वायरमेंट के क्या माने हैं तो आप बताएंगे इन्वायरमेंट वो सारी चीजें हैं जो जिसमें जिंदा लोग और बेजान चीजें भी शामिल होती हैं। जिंदा चीजें कौन कौन सी हैं? इंसान, जानवर, पेड़ पौधे। बेजान चीजें कौन सी हैं? हवा, पानी, मट्टी। ये सारी चीज जो है इसका कुल मिश्रण जो है वो जो है इन्वायरमेंट होगा। तो इन्वायरमेंट की डेफिनेशन यानी इन्वायरमेंट के जो मायने हैं वो लिख लीजिए। इन्वायरमेंट इंक्लूड्स ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स सच एज एयर, वाटर एंड सॉइल। ये आपको मालूम होना चाहिए कि इन्वायरमेंट क्या है। इन्वायरमेंट वो जीवंत चीजें, वो जीने वाली चीजें भी हैं जो जीवित हैं और जिनके अंदर जान नहीं है वो भी है। ठीक, देख लीजिए स्क्रीन पे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, बहुत छोटी डेफिनेशन है, मायने हैं इसके 2 नंबर या 3 नंबर आपको मिल जाएंगे अगर आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में। ठीक, अब सवाल यह है कि क्यों जरूरी है बचाना, क्यों जरूरी है एनवायरनमेंट को। पीछे स्क्रीन पे दिख रहा होगा इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटेक्टिंग द इन्वायरमेंट। क्यों जरूरी है? क्योंकि जो हमारा कुल हवा, पानी और पूरी जमीन और आसमान को बैलेंस बनाने के लिए, उसको बनाए रखने के लिए जरूरी है कि पानी में जो है गर्द आलूद ना मिले, हवा में गर्द और आलूद ना मिले। अगर ऐसा होगा पोल्यूशन आएगा, एयर पोल्यूशन आएगा, नॉइज पोल्यूशन आएगा। जैसे अक्सर आपने देखा होगा रोडों पे हम निकलते हैं तो हॉर्न लगा लेते हैं लोग, ट्रक वाले, और पूरा उसमें जो है ऐसा साउंड होता है कि आदमी के कान में सुनने में तकलीफ होती है, जिसकी वजह से उसका बीपी भी शूट हो जाता है। कई कुछ लोगों की सुनने की ताकत चली कम हो जाती है, तो नॉइज पोल्यूशन उसको बोलते हैं। या किसी के घर के पास अगर, जैसे हमारे यहाँ मुरादाबाद है उत्तर प्रदेश में, वहाँ पे सबसे ज़्यादा नॉइज पोल्यूशन होता है। क्यों? क्योंकि तांबे का उसका बर्तन बनाने का काम होता है, तो उसमें बर्तन को पीटते हैं वो हथौड़े से। ठीक है, तो इस वजह से वहाँ आवाज़ बहुत होती है। तो अब ऐसी जगह आपको अगर काम करना है तो आपको क्या करना होगा, वो प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा जिससे वो आवाज़ बाहर ना जाए, जिससे किसी को सुनने में तकलीफ ना हो। ठीक है, यही चीज़ दूसरा पॉइंट है कि कोई भी एनवायरनमेंट को बचाने से क्या होगा, ह्यूमन हेल्थ यानी आपकी जो स्वास्थ्य है या आपकी जो हेल्थ है उसको बचाना, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ठीक, और क्लाइमेट स्टेबिलिटी, जैसे आज आप देख रहे हो कि जो आमतौर पे बारिश होनी चाहिए थी जून जुलाई में, ठीक है, जो हमारी फसल को, धान को ज़रूरत होती है, वो बारिश हो रही है आपकी अक्टूबर सितंबर में, सितंबर और अगस्त सितंबर में, जिसकी वजह से फसल खराब होती है। पानी जिस वक्त चाहिए उस वक्त तो उसको पानी मिल नहीं रहा है, तो ये साइकिल शिफ्ट हो रही है। वो क्यों हो रही है? क्योंकि जो क्लाइमेट की कंडीशन है, जो अब क्लाइमेट होना चाहिए था, जैसे हमने फसल लगाई और फसल को पानी की ज़रूरत पड़ रही है अगस्त और सितंबर में, तो आपने क्या किया, कुएं से पानी खींचा और उसको जो है पानी पहुंचा दिया पंप लगा के ज़मीन से। अब उसको पानी तो मिल गया, फिर अगस्त और सितंबर में जो है बारिश हो गई शुरू, ज़बरदस्त बारिश शुरू हो गई। उसकी वजह से अब वो फसल को इतने पानी की ज़रूरत नहीं, ज़्यादा पानी से फसल खराब हो जाएगी, फसल गिरने लगेगी। तो ऐसे में क्या हो रहा है कि हमारा जो क्लाइमेट की स्टेबिलिटी है, क्लाइमेट जो है जिस तरीके का होना चाहिए था, ठंड जो है वो अब
दिसंबर से शुरू होती है। पहले क्या होता था, अक्टूबर नवंबर में हल्के हल्के स्वेटर आ जाते थे निकल के, अब अक्टूबर में भी अच्छी खासी गर्मी रहने लगी। तो ये पूरा जो वातावरण है, पूरा जो सिस्टम है वो चेंज हो गया है, वो चेंज होके धीरे धीरे आगे चली गई साइकिल। और फरवरी मार्च तक लोग अब स्वेटर पहनते हैं जिनको ज़्यादा ठंड लगती है। जैसे मुझे ज़्यादा ठंड लगती है तो मैं फरवरी और मार्च तक भी आपका इनर पहनने की कोशिश करता हूँ कि बचा रहा हूँ ठंड से। और जिनको नहीं लगती तो वो दिसंबर में भी नहीं पहनते। कुछ लोग बहुत स्ट्रांग होते हैं, उनकी आयरन बॉडी होती है, तो वो नहीं पहनते। अब है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे, ये जो हमारा मेन टॉपिक है वो है पायदार तरक्की। पायदार तरक्की, ठीक है, ये आप अपने यहां पे भी देखेंगे, चैप्टर नंबर 25 पायदार तरक्की, ठीक है। अब आपको मैंने एक बेस बना के कोशिश की समझाने की कि हम ये चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं। क्योंकि हमें हवा पानी की जरूरत पड़ेगी फैक्ट्री लगाने के लिए, तो हमें क्या चाहिए, जमीन भी जरूरत पड़ेगी, जमीन की, हमें मिट्टी की भी जरूरत पड़ेगी। हम जो है कोई चीज गैसेस जो है चिमनी लगाएंगे, ईंट का भट्टा लगाएंगे, तो ईंट के भट्टे से जो धुआं निकलेगा वो इसमें हवा में जाएगा, और हवा जो है उससे उसमें गर्द आलूद पहुंचेगा, जिसकी वजह से लोगों को सांस लेने में दिक्कत होगी। तो हमें तरक्की किस तरीके की चाहिए, आप लोग खुद सोचिए कि अगर सारी हवा खराब हो जाए और या सारा पानी खराब हो जाए तो क्या लोग जिंदा रह पाएंगे। पानी तो बहुत है, समंदर का पानी है कि हम लोग पी सकते हैं, खारा पानी है, मीठा पानी नहीं है तो हम पी नहीं पाएंगे। इस वजह से हम लोगों को क्या जरूरत है, ऐसी तरक्की की जो कि हमारी आज की नस्ल और आने वाली नस्लें उनको भी रिसोर्सेज मिले और हमें भी रिसोर्सेज मिले। क्योंकि आजकल आपने देखा होगा, अगर आप वजू करते होंगे तो टंकियों में भी कहा लिखा होता है कि भाई उतना ही पानी इस्तेमाल करें जितने की जरूरत है, नहीं तो क्या होता है एकदम आके खोला और सारा जो है पानी बहा दिया। मतलब एक आदमी इतना पानी इस्तेमाल करता है कि वो नहा भी सकता है, ठीक। तो इतना ही पानी इस्तेमाल करें जितना आपको जरूरत हो। और अगर देखें कि कोई टंकी लीक हो रही है तो आप तुरंत जो है इंतजामिया को बताएं कि जनाब यहाँ पे जो टंकी लीक हो रही है, पानी लीक हो रहा है, पानी वेस्ट हो रहा है, और पानी हमारे यहाँ लिमिटेड है। इसी तरीके से हवा का मामला है, इसी तरीके से नॉइस का मामला है, ठीक। जिस जो ध्वनि प्रदूषण होता है कि उसमें जो है कम मात्रा में आवाज जो है जो निकले वो कम मात्रा में निकले और अच्छी आवाज निकले, ठीक है। कोई ऐसा नहीं हॉर्न लगा दिया उन्होंने ऐसा कि उसमें से गधे की आवाज निकल रही है, आदमी जो है उसका जो है सर में दर्द हो जाए सुन के, ठीक। बाइक पे जाते हैं अक्सर देखा है कि बहुत ऐसे ट्रक वाले जो हैं ऐसे हॉर्न लगाए हुए होते हैं कि आदमी जो है दूसरी साइड हो जाता है, वो घबरा जाता है कि ऐसा क्या मामला कर दिया, ठीक है। तो ऐसी चीजें जिससे कोई भी गर्द आलूद पैदा हो वो पूरे हमारे जो है हेल्थ के लिए भी ठीक नहीं है। अब देखिए पायदार तरक्की क्या है। पायदार तरक्की वो तरक्की है जो हमारी जरूरतें भी पूरी करे और जो हमारी आने वाली नस्लें हैं उसकी भी जरूरत पूरी करें, ठीक। तो ये लिख लीजिए, अगर आपसे सवाल पूछे 1 नंबर का, एक 1 मार्क क्वेश्चन हो तो 1 मार्क क्वेश्चन में आप क्या आंसर देंगे, आप लिखेंगे कि पायदार तरक्की वो तरक्की है जो हमारी मौजूदा नस्ल की और आने वाली नस्लों की भी जरूरतें पूरी कर दे, ठीक है। जो लोग लिखना चाहते हैं वो लिख लें, क्योंकि आपके पास अगर कलम है तो उसका इस्तेमाल कीजिए, और जो नहीं लिखना चाहते हैं वो भी लिखें, कोई दूसरा उपाय आपके पास है नहीं। क्योंकि अगर आप क्लास में बैठे हैं तो आप पढ़िए, ठीक है। तो पायदार तरक्की के क्या माने हैं, पायदार तरक्की के माने ये हैं कि अगर कोई पायदार तरक्की वो तरक्की है जो हमारी मौजूदा नस्ल की और आने वाली नस्लों की जरूरतें पूरी करे। अब जैसे बारिश होगी तो बारिश के पानी को कलेक्ट करना चाहिए, उस सिस्टम को बोलते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। क्या बोलते हैं उसको, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। राजस्थान में लगभग हर घर में ये सिस्टम होता है, और अब भारत के हर इलाके में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को जरूरी कर देना चाहिए, क्योंकि जैसे छत जिनकी बड़ी है उनको काफी पानी मिलेगा, वो उसको कलेक्ट कर ले। उससे क्या होगा, ग्राउंड वाटर जो है वो रिचार्ज हो जाएगा। सुबह उठ के शख्स कोई फर्द उठेगा, हमारा स्टूडेंट उठेगा, उसने फजर की नमाज से पहले वो उठा, तहज्जुद की नमाज पढ़ी, तहज्जुद की नमाज के बाद उसने मोटर खोल दी, ठीक। मोटर चलेगी 2 घंटे,
इतने में सारा पानी खींच लिया उसने ज़मीन से, ठीक है, और सारा पानी जो है खींच लिया, टंकी भर गई हमारी। टंकी भरने के बाद जो है फिर वो पानी जो है रोड पे गिर रहा है, जो लोग जा रहे हैं वो पाक साफ होके जा रहे हैं वहां से, ठीक। तो ऐसा ना हो, मतलब आप अपने मोटर्स में भी ऐसी चीजें फिक्स करा लें जिससे पानी वेस्ट ना हो, पानी की बचत करने की कोशिश करें। यही इन्वायरमेंटल लॉ और पायदार तरक्की का एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, और इस पे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज होती हैं। जैसे हम लोग आप बैठ के बात कर रहे हैं, इस पे काफी देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो आके चर्चा करते हैं कैसे पायदार तरक्की होगी और क्यों होनी चाहिए। क्योंकि पानी का मसला ये है कि पानी अगर खत्म हो गया आपके यहाँ, तो आप दूसरे मुल्क की तरफ जाएंगे और उसके एवज में आप पैसे देंगे। ऐसा ही मिट्टी का मामला है, ऐसा ही जो है और रिसोर्सेज का, हवा का मामला है। जैसे आपने फैक्ट्री लगा ली गोरखपुर में, या फिर आपने लखीमपुर खीरी में फैक्ट्री लगा ली, उसकी जो प्रदूषित हवा है वो जा रही है आपकी नेपाल में। तो ये जो मामला है पूरी दुनिया इससे जो है उलझ रही है, और पूरी दुनिया को इसका सल्यूशन चाहिए। अगर आप जैसे यहूदियों ने क्या किया, खारे पानी को, नमक के पानी को साफ पानी कर दिया, ठीक, और उसकी टेक्निक ली, तो सऊदी ने भी वो टेक्निक अपना ली। जो समंदर का पानी है उससे उन्होंने मीठा पानी बनाने का पूरा निजाम पैदा कर दिया, और वो उससे साफ पानी बना रहे हैं। दिमाग का लगाया उन्होंने, और दिमाग लगाने के बाद वो ये काम कर रहे हैं। अब वो स्कीम उन्होंने सऊदी को भी दे दी, सऊदी भी वो लगा रही है। थोड़ी महंगी स्कीम है वो, लेकिन जो है उन्होंने ये स्कीम निकाल दी है, और वो खारे पानी से साफ पानी, मीठा पानी बना रहे हैं जिससे लोग पी रहे हैं। और दिमाग था इसलिए उन्होंने प्रयोग किया, हम लोगों ने खाने पे प्रयोग किया। अब देखिए कितना आप लोग मुस्कुराए खाने के मामले पे। पायदार तरक्की के लिए क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं? पायदार तरक्की के लिए 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहला, माशी तरक्की। माशी तरक्की, अब जैसे आप कह रहे हो, आप कहोगे सर आप तो ये बात बोल रहे हो कि हवा पानी, मतलब कोई शख्स, कोई इंडस्ट्री पानी इस्तेमाल नहीं करे, और करेगी तो वो क्या पानी को उसमें गर्दालून मिलाएगी। हम ये मना नहीं कर रहे हैं कि तरक्की नहीं हो, हम ये कह रहे हैं कि जो तरक्की आप चाहते हैं, जो ग्रोथ आप चाहते हैं, माशी ग्रोथ आप चाहते हैं, उसमें जो पानी को आप इस्तेमाल कर रहे हैं, वो पानी एक बार में आपने लिया और उसको जाने दिया। जैसे वॉशिंग मशीन अगर आप लोग ने देखी हो, वॉशिंग मशीन का जो पानी निकलता है उससे आप जो है टॉयलेट के फ्लश में डाल सकते हो उस पानी को, तो वो पानी 2 बार इस्तेमाल हो गया। एक से कपड़े धुल गए, दूसरा उस पानी से आपका फ्लश साफ हो गया। अभी आप क्या कर रहे हैं, जो वॉशिंग मशीन का पानी निकल रहा है वो पानी सीधा जा रहा है नाली में, और नाली से वो जा रहा है गटर में, और गटर आपके ट्रीट नहीं होते हैं। ट्रीटमेंट यानी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, एसटीपी, बहुत जरूरी चीज। आप ये भी समझिए कि एसटीपी भी एक चीज है, वो भी एक जो है क्या कहते हैं आपका पायदार तरक्की के लिए जरूरी है। क्या बोलते हैं उसको, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। और ये हर घर में आजकल या कोई भी आपका स्कूल, कॉलेज या मदरसा सेटअप होगा उसमें एसटीपी बनाना पड़ेगा। एसटीपी, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। जैसे उसमें क्या होगा, जो डोमेस्टिक वेस्ट है, डोमेस्टिक वेस्ट यानी ह्यूमन एक्सक्रीटा, जो टॉयलेट का पानी है या टॉयलेट से जो नालियां जाती हैं वो यहाँ आएंगी और उसकी सफाई होगी, कीचड़ निकल जाएगी एक तरफ, पानी निकल जाएगा एक तरफ। फिर पानी आप दूसरे काम में उस पानी को आप जो है फुलवारी में डाल सकते हैं, अपने बगीचे में डाल सकते हैं। तो आप जो तरक्की की बात कर रहे हैं, हमारी जो माशी तरक्की है पायदार तरक्की की, उसमें माशी तरक्की कैसी होगी कि कोई भी रिसोर्सेज एक ही बार में खत्म ना हो जाए। मतलब पानी अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो पानी उसको 2 बार में इस्तेमाल कर लें, 3 बार में इस्तेमाल कर लें, ट्रीट कर करके उसको आप 2 या 3 बार में इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरा कंपोनेंट है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। इन्वायरमेंट की को प्रोटेक्ट करना, उसको बचाना, ये हमारी जिम्मेदारी है। वो कैसे बचाएंगे, पानी बचा लें। एक बार जैसे कोई शख्स गुटखा खा रहा है, आप उससे मना करें कि भाई ये तो प्लास्टिक है, भाई ये क्यों खा रहे हो। अक्सर हमारे यहाँ ईस्टर्न यूपी के जो मदरसे के बच्चे होते हैं वो पुड़िया खाने का शौक होता है उनको, खाते हैं बहुत, रख लिया गाल में और बैठे हुए चबा रहे हैं।
और मतलब वो चीज क्या खतरनाक है, क्योंकि उसका पाउच जो है वो प्लास्टिक का है और वो दोबारा कोई चीज बन नहीं सकती। जैसे दूसरी प्लास्टिक जो होगी, जैसे आपके मोबाइल फोन की प्लास्टिक है या आपके चश्मे की प्लास्टिक है, ये कहीं दूसरी चीज जगह प्रयोग आ सकती है। या आपके जो पेन होते हैं वो भी सिंगल यूज वाले मत लिया करिए, उसमें रिफिल भरवा लिया करिए, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि वो आप प्लास्टिक ज्यादा यूज नहीं करेंगे। असल में क्या होता है कि आप जो पन्नी लेके आते हैं वो पन्नी भी एक ही बार में यूज होती है, इसीलिए बार बार कहा जाता है कि पेपर के बैग ले लें या फिर थैले ले लें, ठीक है, या फिर थैले ले लें। तो इससे क्या होगा कि आप जो है एनवायरनमेंट को बचा पाएंगे। और सोशल इक्विटी, इक्विटी का क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जो समाज में हर तबका है, जैसे आपको मैंने इस क्लास के स्टार्टिंग में बताया, लगभग 100 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास साफ पानी नहीं है। तो हमें पानी इसलिए भी बचाना है कि जो हमारे भाई बंधु हैं जिनके पास पानी नहीं है उनको भी पानी मिले, उनके लिए भी कुछ ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी। कुछ लोग एनजीओ चलाते हैं, जिससे एनजीओ की फुल फॉर्म होती है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, नॉन गैर सरकारी तंजीम, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, गैर सरकारी तंजीमें, ठीक है। ठीक, तो ये लोग क्या करते हैं, ये सामाजिक कारकुन होते हैं, ये समाज में उन तबके के लिए काम करते हैं जिन तबकों के पास पानी नहीं होता है। तो ये क्या करेंगे, पानी पहुंचाने का काम करेंगे उनके लिए साफ हवा की व्यवस्था के लिए मुकदमे की पैरवी करेंगे, ठीक है। तो ये एक तंजीम बन जाएगी, तंजीम जो है उस तरीके का व्यवस्था करने की कोशिश करेगी। और आपने देखा होगा कि आजकल एक स्कीम चल रही है, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी चलाई है, स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ भारत अभियान क्या है कि कोई भी शख्स खुले में टॉयलेट नहीं करेगा, बंद जगह टॉयलेट करेंगे। पहले भारत में एक व्यवस्था थी कि जो लोग हैं वो जंगल जाते थे टॉयलेट के लिए, वॉशरूम यूज करने के लिए, ठीक है। तो अगर उन्हें बैतुल खला जाना है तो वो जो क्या करेंगे, वो खुले में जंगल लेके लोटा लेके चले जाते थे, ठीक। तो वो चीज़ सही नहीं थी, क्योंकि उसका क्या होता था, ह्यूमन एक्सक्रीटा सीधा जो है तालाब के आसपास वो उसको यूज करते थे और तालाब का पानी जो है वो लोग इस्तेमाल करते थे और उससे बीमारियां होती थी। तो कोई मतलब एक स्कीम है भारत सरकार की, उसमें कहा गया कि स्वच्छ भारत स्कीम, उसमें जो है भारत को स्वच्छ बनाया जाएगा, साफ सुथरा बनाया जाएगा। दूसरा, साफ सफाई के लिए मदरसों में और जो इलाके हैं या घरों में 2 तरीके के डस्टबिन रखने की व्यवस्था की गई कि एक सूखा कूड़े की बात होगी और एक में गीले कूड़े की बात होगी, ताकि जो है उसको अलग अलग कर सकें। गीला कूड़ा जो है वो खाद और मट्टी में मिल जाएगा, सूखा कूड़ा जो है जैसे प्लास्टिक है, अगर वो दोबारा से इस्तेमाल में आ सकती है तो उसे दोबारा में किसी चीज़ को बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये सूखा कूड़ा और गीला कूड़ा, तो नीले कलर का एक डस्टबिन होता है जो गीला कूड़ा रखता है जिसमें, और हरे कलर का होता है जिसमें सूखा कूड़ा पड़ता है। तो इस तरीके की व्यवस्था भारत सरकार ने भी की है और उसमें स्वच्छ भारत का एक बहुत बड़ा रोल जो है प्राइम मिनिस्टर ने भी शुरू किया था, ठीक है। अब जो उसूल क्या है, पायदार तरक्की के क्या उसूल हैं, किन उसूलों पे पायदार तरक्की जरूरी, मतलब क्या किन उसूलों पे काम करती है। तो पहला जो है वो है इंटर जेनरेशनल इक्विटी। पायदार तरक्की जो है उसमें पहली जो उसूल है वो है इंटर जेनरेशनल इक्विटी, यानी जो हमारी आज की नस्ल है, जो जो आज की नस्ल है उसको भी अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए रिसोर्सेज मिल जाए, पानी हवा साफ मिल जाए, और जो आने वाली नस्ल है उसके लिए भी हम साफ पानी और हवा छोड़ दें। जैसे आपको मालूम होगा कि हमारे यहाँ पूरे भारत में जहाँ गौरैया पाई जाती है या कोयल पाई जाती है, तो अगर आप लोग जो आप लोगों की उम्रें जो है कम है, लेकिन एक ज़माना था कि कोयल की आवाज़ से लोग जो है उठते थे सुबह सुबह। अब लेकिन वो कोयल या गौरैया जो है ख़त्म होती चली जा रही हैं, छोटी चिड़िया। वो क्यों ख़त्म होती चली जा रही हैं? क्योंकि जो आसपास का वातावरण है वो ऐसा नहीं बचा जिसकी वजह से वो जिंदा रह सके। और ये 5G का जो मोबाइल नेटवर्क है या फिर जो तार हैं जिनमें करंट रहता है,
उसकी वजह से उनकी मौतें होने लगी। ठीक, और जब वो उनकी मौतें हुई तो अब उनकी आबादी कम हो गई, अब इतनी कम हो गई कि वो ढूंढने से भी नहीं पाई जाती हैं। ठीक है, तो इन ऐसी और इन लोगों का रहना समाज में बहुत ज़रूरी है। मतलब कोई भी प्रजाति है या कोई भी चिड़िया है, वो खुदा ने इसलिए बनाई है, उसका हमारे लिए कोई फ़ायदा होगा। ठीक है, हमें नहीं मालूम है, लेकिन वो किसी फ़ायदे के लिए होगी हमारे। ठीक है, वो किसी इस्तेमाल में आती होगी, किसी फ़ायदे के लिए हमारे लिए होगी, इसीलिए खुदा ने उसको बनाया था। और वो अब जो है मौजूद नहीं रही, तो इसका मतलब हमारे लिए नुकसान है। तो इंटरजनरेशनल इक्विटी का मतलब यह है कि जो हम रिसोर्सेज इन्वायरमेंट से ले रहे हैं, पर्यावरण से ले रहे हैं, वो हमारे लिए भी रहे और हमारी आने वाली नस्लों के लिए भी रहे। दूसरा, हम तो पानी पीते रहें बिस्लरी का, और हमारी आने वाली नस्लों को वो पानी ना मिले, तो हम उनके लिए जो है ये इंसाफ नहीं कर रहे हैं, फेयरनेस नहीं कर रहे हैं हमारे आने वाली नस्लों के लिए। तो जो दूसरा उसूल है पायदार तरक्की का, वो है फेयरनेस टू फ्यूचर जनरेशन, यानी आने वाली नस्लों के साथ हम जो है इंसाफ करें और उनके लिए भी कुछ छोड़ के जाएं। फिर तीसरा उसूल क्या है? इंटरजेनरेशनल इक्विटी। जिस नस्ल में हम लोग हैं, हम एक दूसरे के लिए भी जो है रिसोर्सेज छोड़ें। जो अमीर शख्स है वो तो 200 रुपए का जो है पानी की बोतल खरीद सकता है, 2000 रुपए की भी पानी की बोतल खरीद सकता है, तो क्या गरीब शख्स भी वो पानी की बोतल खरीद सकता है? इसीलिए भारत सरकार ने क्या किया, स्कीम शुरू करी, हर घर जल और हर घर नल स्कीम। ठीक है, ये एग्जाम में ये लिख देना, ये स्कीम्स के जो नाम मैं बता रहा हूं ये एग्जाम में हल्का हल्का डाल देना, उससे क्या होगा कि आपके नंबर एक्स्ट्रा हो जाएंगे। ठीक है, और अगर आप एग्जाम देना चाह रहे हैं तभी, और नहीं देना चाह रहे हैं तो सुन लीजिए, बताने में काम में आ जाएगा गांव के लोगों को कि हर घर जल और हर घर नल स्कीम हमारे सर ने बताया था। ठीक है, ये सुन लीजिए और लिख भी लीजिए ताकि मौका मिले तो पढ़ भी लीजिएगा। और चौथा उसूल क्या है? फेयरनेस विद इन द प्रेजेंट जनरेशन इंश्योरिंग इक्विटेबल एक्सेस टू रिसोर्सेज। जो हमारी मौजूदा नस्ल है, क्या उसमें लोगों के पास हवा पानी साफ है? नहीं है, तो उसकी जिम्मेदारी की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी जो है सरकार की है। और हम लोग अगर टंकी का मोटर खुला छोड़ देंगे तो हमारी भी जिम्मेदारी है, क्योंकि हम सारा पानी अपने लिए ना खींच लें। असल क्या होता है, अक्सर क्या होता है, हम लोगों ने मोटर खोली, सारा पानी अपना खींचते रहे, बाहर के लोग शख्स कह के जा रहे हैं कि भाई मोटर बंद कर लो अपनी, वो नहीं हो रही है। और ऐसे ही आग जलाई जा रही है, पराली जल रही है, तो भाई हमने पराली जला दी, लेकिन जो उसमें लोग सांस ले रहे हैं उनको दिक्कत हो रही है सांस लेने में। ठीक, और वो अगर पराली जल रही है हरियाणा में, तो सांस लेने में दिक्कत कहाँ हो रही है? दिल्ली वालों को। दिल्ली में जल रही है तो यूपी वालों को। ठीक, यूपी में जल रही है तो बिहार के लोगों को। और पानी अगर खराब हो रहा है दिल्ली का, तो वो यमुना जा रही है नीचे, क्या कहते हैं आपके यूपी में भी, गंगा जा रही है आपके यूपी में भी, तो पानी तो खराब हो रहा है। कहीं अप स्ट्रीम में उत्तराखंड में आपने कोई फैक्ट्री लगा दी और उससे गंगा के अंदर पानी खराब, इंडस्ट्री का खराब पानी जो जाने लगा, तो उसके बाद के जो जितने शहर पड़ेंगे वहां सब जो है खराब पानी आएगा। इसी तरीके से हमारे यहाँ कानपुर में लेदर की इंडस्ट्री हुआ करती थी, कानपुर में लेदर बनता था बहुत, और कानपुर से गंगा पास होती है, वहां पे क्या करते थे, लेदर के जो जिनकी फैक्ट्री थी लेदर की, वो उसे लेदर को धोते थे, जिससे फैक्ट्री जो गंगा का पानी था वो खराब होने लगा, उसमें गर्द आलूद मिलने लगा। अब जब गर्द आलूद मिलने लगा गंगा में, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पे जो है कॉग्निजेंस ले लिया, सुप्रीम कोर्ट ने कार्रवाई करी और कहा भाई आप जो है इस तरीके से नहीं कर सकते। सीधे लेदर इंडस्ट्री को कहा कि भाई आप यहाँ से शिफ्ट करिए, नहीं तो आप गंगा को खराब कर देंगे, गंगा के पानी को खराब कर देंगे। इसी तरीके से ताजमहल का मामला आया, वहाँ पे जो है नदी जो जा रही है पीछे से ताजमहल के, वो जो है उसमें मिलावट होने लगी, जिसकी वजह से ताजमहल का रंग पीला पड़ने लगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर भी कहा कि भाई ताजमहल जो है भारत के लिए एक ऐतिहासिक धरोहर है और इसके लिए इसकी सफाई करना ज़रूरी है। काफ़ी मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे मामलों में लिया है। एक ऐसी चिड़िया होती है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, बड़ी इंपॉर्टेंट, GIB, अभी रिसेंट सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, इसके बारे में पढ़िएगा।
टाइम हो गया। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, इसका वजन थोड़ा ज्यादा होता है और इसका वजन ऐसा होता है कि जिसकी वजह से ज्यादा उड़ नहीं पाती है। तो जो आपने देखे होंगे बिजली के खंभे लगे होते हैं, बिजली के खंभों से ये टकरा जाती है और इनकी डेथ हो जाती है, मर जाती हैं ये। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पे अभी जजमेंट दिया है और कहा है कि जो है इस तरीके की सिचुएशन से हमें इन्हें चिड़ियाओं को बचाना है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को। ठीक है, GIB ये मतलब ये चिड़िया है, ये डी है पूरा, मैं वर्ड लिख देता हूं अगर आपको दिख नहीं रहा होगा। इस पे अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है अपना और कहा है कि जो है इस तरीके की जो है पर्यावरण को नुकसान ना हो जिससे चिड़ियों को नुकसान हो। ठीक है, अब क्लास को अभी यहीं पे वाइंड अप करने की कोशिश करेंगे, थोड़ा आगे देख लेते हैं। देखिए जैसे मैंने आपको बताया, ये एक केस समझ लेते हैं उसके बाद क्लास खत्म करते हैं यहाँ पे। ठीक है, दिल्ली के पास नजफगढ़ है। ठीक है, दिल्ली के पास एक इलाका है नजफगढ़, वहां पे एक ओलियम गैस लीक हुई। अक्सर देखा होगा कि आपके आसपास अगर बर्फ खाना हो, बर्फ खाना अगर आप लोगों ने देखा है, नहीं देखा है, बर्फ खाने में सिल्वर इसमें इस तरीके के आयरन के वो होते हैं पाइप्स, उसके अंदर गैस होती है जिससे पानी बर्फ में तब्दील होता है। उसमें लीकेज हो गई, वो लीकेज से एक शख्स की मौत हो गई। ठीक, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जनाब जो शख्स उस गैस को अपनी जमीन पे लेके आया उसकी जिम्मेदारी थी कि वो लीक ना हो, और अगर अब लीक हो गई है तो उसे हर्जाना देना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? अगर कोई शख्स ऐसी चीज लेके आया है जिसके लीक होने से किसी शख्स को नुकसान हो सकता है या उसकी डेथ हो सकती है, तो वो क्या करेगा, वो उसकी जिम्मेदारी बनेगी और फिर वो कोई दिफा नहीं ले सकता। जैसे हमने देखा था आईपीसी में कि डिफेंसेस ले सकता है, वो इसमें दिफा नहीं ले सकता, उसके पास कोई राइट नहीं है कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट करे। अगर कोई गैस लीक हुई, गैस लीक होने से ये पता चल गया ये इसी की यहाँ इसकी वजह से हुई है, तो अब वो उसकी जिम्मेदारी हो गई। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने MC मेहता के जजमेंट में कही। MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में कहा कि अब जो है ये जिम्मेदारी किसकी है, जिस इंडस्ट्री ने ये गर्द और आलूद मचाया है जिसकी वजह से गैस लीक हुई और जो गैस लेके आया था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो इस पे आगे की बात करेंगे क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, मतलब चैप्टर है। इसके बाद की जो टॉपिक है वो भी इससे मिलते जुलते ही है। ठीक है, कोई सवाल हो तो आप लोगों का तो आप लोग पूछ लीजिए अभी तक जो हम लोगों ने समझा। पायदार तरक्की के बारे में आप लोगों ने जो भी समझा हो तो उस पर आप लोग पूछ लीजिए, नहीं कोई सवाल है तो फिर आप नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे। जामिया फातिमा तो ज़हरा, आप लोगों का कोई क्वेश्चन है? हाँ पूछिए। सोशल सामाजिक न्याय, सामाजिक बराबरी, इक्विटी होगी वो, इक्विटी मतलब उसको इक्वालिटी तो नहीं बोलेंगे, सामाजिक बराबरी बोलेंगे, लेकिन इसका इक्विटी का जो शब्द है वो उर्दू में नहीं मिलता है। ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा कि इक्वालिटी के लिए तो बराबरी है, इक्विटी के लिए जो है वो कोई एक मतलब वो मिलता जुलता ही शब्द है, लेकिन इक्विटी के लिए कोई ऐसा शब्द है नहीं, आप इसको सामाजिक बराबरी ही लिख लीजिए। ठीक है, कोई और क्वेश्चन है आपका? पायदार तरक्की के जो उसूल हैं, पहला उसूल उसमें है कि जो आज की नस्ल है और जो आने वाली नस्ल है उसके लिए जो उनकी जरूरत है वो पूरा कर सके, जिसको बोलते हैं इंटर जनरेशनल इक्विटी। ठीक है, दूसरा उसूल यह है कि जो हमारी आज की नस्ल है उसमें भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास साफ पानी और हवा नहीं है, तो साफ पानी और हवा उन लोगों को भी मिले जो आज की नस्ल है। ठीक है, फिर
जो और तीसरा चौथा उसूल ये है कि जो चीजें किसी अमीर शख्स के पास हैं वो एक गरीब शख्स जिसके पास सहूलत नहीं है वो उसके पास भी हो। इसीलिए भारत सरकार ने हर घर जल हर घर नल योजना शुरू करी। और कोई सवाल है आप लोगों का? ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इस पे बात करेंगे और आगे आप लोग पढ़ के आइएगा थोड़ा, ताकि जो है और अच्छा लगे, आपको समझ में आए। ठीक है, ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।